पिछले महीने बकरीद के दिन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के बाहर कुरान जलाने को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि स्वीडिश पुलिस ने एक बार और कुरान जलाने की अनुमति दे डाली। सलमान मोमिका नामक जिस इराकी शरणार्थी ने बकरीद पर कुरान जलाया था, अब उसे गुरुवार को दोबारा कुरान जलाने की इजाजत मिल गई है, जिसे देखते हुए इराक की राजधानी बगदाद में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल गया है। स्वीडन वाक़े पर पाकिस्तान भर में भी मुजाहरे जारी हैं। अवाम ने स्वीडन की मसनूआत का बॉयकॉट और स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर भी शदीद रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर ईद उल अजहा के रोज कुरान पाक को नजर आतिश करने और बेहुरमती की शदीद मजम्मत की है। एक बयान में दफ्तर खारजा ने कहा है कि आज़ादी इजहार और एहतजाज के नाम पर इम्तियाजी सलूक, नफरत और तशद्दुद के लिए उकसाने के अमल को किसी तरह भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। पूरी तरीके से यूरोप भी इंडिया के ही ऊपर लीन करता है। वो नज़र आता रहता है जब भी मोदी जी का यूरोप में दौरा हो या फिर यूरोपियन लीडर्स मिलते हैं, जब अलग अलग G20 या अलग दुनिया भर के किसी भी प्लेटफॉर्म में मिलते हैं, किसी भी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें नज़र आती हैं कि कैसे एक साथ में सब एक कूदे नज़र आते हैं। मोदी जी से बात करने के लिए उछलते हुए नज़र आते हैं। अब हर तरफ भारत का व्यवहार है, ये भारत की खासियत है। किसी में भी हिम्मत नहीं है, ना अमेरिका में ना रशिया में, ये भारत से बोल दे कि अगर तुम्हें मेरे से दोस्ती रखनी है तो सामने वाले से दोस्ती तोड़ो। उसके बाद उसकी कितनी बड़ी शामत आ जानी है, ये हर एक देश को पता है। इसीलिए अब दुनिया भर के कई एक्सपर्ट बोलने लगे हैं कि इंडिया ही है जो रशिया और यूक्रेन दोनों में समझौता करवा सकता। कुरान की प्रति जलाए जाने और फिर दोबारा ऐसे कृत्य की अनुमति दिए जाने से नाराज इराकी लोगों ने बगदाद स्थित स्वीडन के दूतावास पर धावा बोल दिया और आप खुद देखिए दूतावास परिसर में आग कैसे लगाई गई। ये घटना गुरुवार सुबह की है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में प्रदर्शनकारी इराक के प्रभावशाली शिया धार्मिक और राजनीतिक नेता अल सद्र की तस्वीरों वाले झंडे और संकेत लहराते दूतावास में घुसते दिख रहे हैं। स्वीडन में नापाक जसारत पर पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज। मुल्तान में फुटबॉलर्स का एहतजाज। कुरान पाक हाथों में उठाए स्वीडन के खिलाफ शदीद नारे लगाए। स्वीडन का झंडा भी जला डाला। हैदराबाद में निशात चौक पर भी मुजाहरा किया गया। बैनुल अक़वामी कानून तमाम रियासतों को पाबंद करता है कि वो मजहबी मुनाफरत की हिमायत करने वाले ऐसे किसी भी अमल की रोकथाम करें जो तशद्दुद को भड़काने का बाइस बन सकता है। दफ्तर खारजा का कहना है कि मज़कूरा वाक़े पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात स्वीडन तक पहुँचाए जा रहे हैं। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया मुस्लिम मुखालिफ जज्बात के खिलाफ ठोस इक़दामात करे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की पुलिस ने शहरी को ईद के रोज़ शहर की मरकजी जामे मस्जिद के बाहर मुजाहरे की इजाज़त दी, जिसके बाद कल इसने कुरान पाक को नजर आतिश किया और मुसलमानों की मुकद्दस किताब की बेहुरमती की। स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने कहा दूतावास पर हमले और आगजनी में दूतावास के कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, सभी सुरक्षित हैं। मंत्रालय ने कहा कि राजनयिक मिशनों और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा करना इराक के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तो वहीं एक सूत्र ने पुष्टि की है कि स्वीडिश दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं, हालांकि उसने अधिक जानकारी देने से साफ मना कर दिया। बता दें, इराक के प्रभावशाली नेता अल सद्र से जुड़े एक टेलीग्राम ग्रुप द्वारा एक पोस्ट कर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। नफरत अंगेज हरकत के खिलाफ लियाकतपुर में रैली निकाली गई। टॉबा टैक्सिंग में सहाफियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मजीद की बेहुरमती करने वाले को जैकबाबाद में मुजाहरे किए गए। मर्दान में भी लोग सड़कों पर निकले। पाकिस्तान के अवाम ने स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। भी सफ़ीर हैं स्वीडन, उनको मुल्क बदर किया जाए और इनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। इनको सफ़ीरों को पाकिस्तान से मुल्क बदर किया जाए और अपने सफ़ीर जो बाहर हैं उनको वापस बुला लिया जाए। स्वीडन में दूसरी बार कुरान जलाने की योजना के विरोध में स्वीडिश दूतावास के बाहर प्रदर्शन किए जाए। तो वहीं स्वीडन की पुलिस ने कहा कि उसने स्टॉकहोम स्थित इराकी दूतावास के बाहर एक विरोध प्रदर्शन को अनुमति दे दी है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया कि यह प्रदर्शन किस तरह का होगा। वहीं स्वीडन की समाचार एजेंसी टीटी में चल रही खबरों की माने तो प्रदर्शनकारी दूतावास के बाहर कुरान की एक प्रति और इराक का झंडा जलाने वाले हैं। इस विरोध प्रदर्शन को इराकी शरणार्थी सलमान मोमिका अंजाम देने वाला है। हमारा बकरा ईद पे हमारा दिन जो 2-3 दिन की छुट्टी होती है, हम लोग तो घर में गुजारते हैं, हम तो बाहर नहीं निकलते, क्योंकि एक तो ज्यादातर हिंदू वेजिटेरियन होते हैं, तो वो वैसे भी बाहर नहीं निकलते क्योंकि हमसे गोश्त वगैरह देखा नहीं जाता।
और हम बाहर निकल के करेंगे भी क्या, हमारे लिए है क्या बाहर। ना जाने इन दिनों हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बा करके हम खुद को बरीउज़्ज़मा समझते हैं। ईद के बाद कई कई दिन तक आप देखते होंगे सड़कों पर, चौराहों पर, जगह जगह पर आलाइशों के ढेर होते हैं और हफ्तों उनसे उठने वाला जो ताफुन है वो फैला रहता है। लेकिन यहाँ तक कि जो ताफुन ज़दा फ़ज़ा है वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। देखिए पाकिस्तान में एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान हिंदू पंचायत, लेकिन उसकी क्या वैल्यू क्या है, हमारी कौन सुनता है। एंटी कन्वर्जन बिल लाया, वो पास नहीं होने दिया। एक मैरिज सर्टिफिकेट बिल आया था कि सिर्फ हमें नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट मिले, जितनी भी जो भी शादीशुदा उनको एक मैरिज सर्टिफिकेट मिले लीगल जो होता है, वो बिल पास होने नहीं दिया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो बोर्ड है जो भी है, जो हिंदू मंदिरों को, पुराने मंदिरों को उनको संभालती है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। उसके ऊपर 1500-1550 मंदिरों के ऊपर मॉल और बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स बन चुके हैं। बोला हुआ है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को 2-3 जो सीटें या टिकट हैं वो माइनॉरिटीज को देनी है। तो जैसे अभी आपने देखा होगा अप्रैल या मार्च की बात है, जो धनेश कुमार हमारे एमएनए हैं, उन्होंने जो स्पीच दी थी पार्लियामेंट में, आप खुद सोच लें, जब एक पावरफुल बंदा एक एमएनए लेवल का, वो सेनेट में भी है, वो मेरे ख्याल सेनेटर है क्या एमएनए जो भी है, जब इतना पावरफुल बंदा, जब उसको जब लोग नहीं बख्शते, तो आप गांव देहातों का सोचें, शहरों का सोचें, जो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, मिडिल क्लास, उनका क्या करते होंगे जब एमएनए को नहीं छोड़ते। तो हमें कोई जवाब देना नहीं है, सारा ही सामने है और हमें अब फर्क नहीं पड़ता। आज की जनरेशन का अगर मैं आपको आज के बता रहा हूँ, पहले आबादी पे बता देता हूँ। 47 में शायद 24-25 थी, 71 में जी हाँ 71 में 13, 13.5, कुछ 13.25 के आसपास थी, क्योंकि वो बांग्लादेश में से चली गई। बाकी इस वेस्ट पाकिस्तान में 13.25 थी। उसके बाद फिर हर जंग में लोग गए हैं, काफी माइग्रेशन आपकी जंगों के दौरान हुई, 71 में हुई, 99 में हुई। उसकी वजह ये है कि इधर पाकिस्तान में जो झूठ बोला जाता है ना, इंडिया ने हमला कर दिया 88 लाख 2017 में। अभी पाकिस्तान में 44 लाख हिंदूज हैं, जिसमें से 3-3.5 लाख मुस्लिम और हिंदूज को मार दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके माइग्रेट करके चले गए। बहुत सारे इंडिया गए हैं, अभी भी इंडिया जा रहे हैं, कुछ दुबई गए हैं, कुछ यूरोप गए हैं, जिनको जहां जहां मौका मिला वो यहाँ से भागा है। 99 के बाद ये हुआ, जो जियाउल हक ने 80s में रेडिकलाइजेशन एजुकेशन में डाली थी, वो अब आम घरों तक, मेट्रोपॉलिटन शहरों तक पहुंचने लगी थी, कि उसके उस रेडिकलाइज एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के लोग अब ब्यूरोक्रेट बन गए थे, अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन गए थे शहरों में, वो अब आम लोगों के घरों में। 2000 के बाद एक मास माइग्रेशन हुई है, अभी भी माइग्रेशन होती रही है। मैं आपको रीसेंट स्टैटिस्टिक्स देता हूं, 2017 में पाकिस्तान के अंदर 88 लाख मुस्लिम, 88 लाख हिंदू थे। रशिया यूक्रेन का पूरा मामला जा रहा है, समझौते के अलावा, दोनों देशों की सहमति से समझौते के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर कोई एक देश पीछे हटना होता तो अब तक हट चुका होता। अगर रशिया को पीछे हटना होता तो रशिया अब तक, रशिया की हमला ही नहीं करता। अब तो बाद में तो पीछे हटने की बात ही अलग है, रशिया हमला ही मत करता। यूक्रेन को पीछे हटना होता तो बहुत पहले ही उसके पास में मौका था, हाथ पैर जोड़ सकता था। यूक्रेन के साथ में आप देखो कितना गलत हुआ, यूक्रेन को ही बलि का बकरा बना के चढ़ाया नेटो और अमेरिका ने, और बाद में अभी तक भी नेटो में शामिल नहीं किया गया है यूक्रेन को। वही नेटो में शामिल होने की वजह से बवाल चालू हुआ था और अभी तक भी नहीं चालू किया गया। इसी के साथ साथ में आप ये देखो, अगर समझौता ही होगा, ये तो खैर सबको पता है, कितने लंबे समय तक जंग चलेगी? बहुत लंबे समय तक जंग नहीं, कि 20 साल 30 साल तो जंग नहीं चलती हैं। समझौता ही एक ऑप्शन होता है, वरना दोनों की इकोनॉमियाँ तबाह हो जाएंगी। इतना समय पागलपना है वो। 5 साल या 2 साल भी अगर कोई उम्मीद लगा कि 2 साल चलेगी तो वो भी नहीं चलने वाली। समझौता होगा, वो समझौता कराएगा कौन? क्या वो समझौता अमेरिका करवा सकता है, जो असलियत में इन सब चीज़ों की जड़ है? क्या वो समझौता चाइना करा सकता है? चाइना तो अपना उसमें जरूर पब्लो फिट करने बैठ जाएगा। वो समझौता कराएगा कौन? क्या वो समझौता यूके करवाएगा, ब्रिटेन करवाएगा? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्या वो समझौता पाकिस्तान जैसा भिखारी करवाएगा? वो समझौता कौन करवा सकता है? वो समझौता पूरे दुनिया में कोई देश है जो समझौता करवा सकता है तो वो है भारत। इसीलिए यूक्रेन ने बार बार भारत से मदद की गुहार लगाई, 1-2 बार ने, बार बार लगाई, सबने देखा। रशिया कितना ज्यादा भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, सब देख रहे हैं। अब इस स्थिति में अभी भी यूक्रेन की तरफ से खास तौर पर आवाजें उठती रहती हैं कि रशिया से अगर मामला खत्म करना है
तो यहीं पर कर लो। जैसे अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले, तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, व्लादिमीर पुतिन साहब के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था, जैसे तैसे उनकी जान बची। रशिया की फौजें अभी भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है। रशिया इस समय झेल रहा है कि मैंने पंगा गलत ले लिया, इसे कैसे वापस बचा जाए। आने वाला टाइम यही है, समझौता, और वो समझौता भारत जब करवाएगा उसके बाद भारत का कद विश्व भर में और तेजी से बढ़ने वाला है।